इस वक्त हमारे साथ शेख नासिर साहब है, स्टेट सेक्रेटरी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। आज पीडीपी काफ़ी सुर्खियों में है और आज पीडीपी का काफिला जो है वो जम्मू में है। हमने देखा था कि जैसे ही पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी जब जम्मू पहुंची तो कुछ लोगों ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। ये भी हम बात करेंगे और स्टेट पॉलिटिक्स किस तरह की है और डिलिमिटेशन कमीशन में पीडीपी ने क्यों बाइकाट किया उसको भी हम जानना चाहेंगे शेख नासिर साहब से। और साथ में ये भी जानना चाहेंगे शेख नासिर साहब से जो इलेक्शंस हो रहे हैं क्या उस पर क्या नजरें हैं पार्टी की। और साथ में हम ये भी इनसे पूछेंगे कि कुछ लोगों का ख्याल है कि पीडीपी खत्म हो रही है, क्या वाकई में पीडीपी खत्म हो रही है। शेख नासिर साहब, आप स्टेट सेक्रेटरी इंचार्ज है। पहले हम अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट जिसको चिनाब वैली के नाम से जाना जाता है वहां से जो है वो शुरुआत करेंगे। क्या जिस चिनाब वैली पर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की नजर थी उस चिनाब वैली से और कश्मीर से क्या पीडीपी वाकई खत्म हो रही है? देखिए, ये मैं आपसे सुन रहा हूँ कि पीडीपी खत्म हो रही है। नहीं, ये मैंने नहीं, ऐसा सुनील शर्मा जी का कहना है। जो वो कह सकते हैं, सुनील शर्मा जी तो पीडीपी की तारीफ नहीं करेंगे, वो तो बीजेपी के बारे में कहेंगे। पीडीपी, आपने अभी कहा पीडीपी सुर्खियों में है और साथ में आपने ये भी कहा कि पीडीपी की लीडर चाहे बाइकाट की कॉल हो या कुछ भी उनकी तरफ से फैसला वो हमेशा सुर्खियों में रहा। मेरा ये मानना है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो रियासत जम्मू कश्मीर जब यूटी है, रियासत जम्मू कश्मीर की पिछली लार्जेस्ट पार्टी थी। अलबत्ता पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इम्पैक्ट आपको पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा, बल्कि अब तो ये वक्त आ चुका है कि पीडीपी की लीडर का कोई भी स्टेटमेंट हो या कोई भी एक्टिविटी हो पूरे बरसगीर जो है वो पूरा उसको ध्यान से देखता है और उसके लिए संजीदा है। लिहाजा ये कहना कि पीडीपी खिताई चुनाव से या कश्मीर से पीडीपी को जो उम्मीदें वाबस्ता थी, ऐसा नहीं है। जमीनी हकायक कुछ मुख्तलिफ हैं। आज भी पीडीपी की बात का, पीडीपी की लीडरशिप की, पीडीपी की क़यादत की बात का जमीन पर जो असर है वो मुझे नहीं लगता किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का है। तो हमने देखा कि पीडीपी पहले एंटी नेशनल पार्टी थी, फिर नेशनलिस्ट बन गई जब आपने बीजेपी के साथ हाथ जोड़ा। आज फिर से पीडीपी एंटी नेशनल पार्टी कहां से है? पीडीपी एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। पीडीपी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शंस लड़े हैं। आप में एंटी नेशनल कैसे कह सकते हैं? रही बात, तो आप ये बीजेपी वालों से पूछिए ना, जैसे आपने अकार्ड किया था। अगर आप ऐसा कहते हैं तो मेरा ये मानना होगा आप बीजेपी के प्रवक्ता बनकर मुझसे सवाल कर रहे हैं। पीडीपी कोई एंटी नेशनल पार्टी नहीं है। पीडीपी एक पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वो जमात है जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन लड़े और जिस पार्टी का फाउंडर, जिस पार्टी का बानी हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर रहा, आप उससे एंटी नेशनल पार्टी कह सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? आप पाकिस्तान की बात करते हो ना और चाइना की बात। तो पाकिस्तान की बात करना अगर एंटी नेशनल होना है तो मैं कह रहा हूं फिर सबसे बड़ा एंटी नेशनल तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की जिन्होंने पहल की, जो एक बस यात्रा करके पाकिस्तान चले गए। फिर एंटी नेशनल लाल बहादुर शास्त्री जी थे। क्या आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के नेशनलिज्म पर, उनकी सच्चाई पर, उनकी ईमानदारी पर कोई शक है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने ताशकंद में जब एग्रीमेंट किया उसमें भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की पर जोर इसलिए देते हैं क्योंकि हमने जंगें भी लड़ी है, 47 की, 65 की, 71 की, हमने जंगें लड़ी और हमने देखा हर जंग के बाद, हाँ, हर कारगिल वार हो, हर जंग के बाद बातचीत हुई है। ताशकंद में हुई, शिमला में हुई, लाहौर में हुआ, ताज में हुआ, हर बार बातचीत हुई। और हमें ये एहसास है कि जंग से ये मसला हल होने वाला नहीं है। जंग अगर होगी, दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में जंग अगर होगी तो जम्मू कश्मीर का एक आम शख्स, जम्मू कश्मीर के लोग पिसेंगे। तो पाकिस्तान के साथ बात करना कोई बुरी बात नहीं है। पाकिस्तान एक हमसाया है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप अपने दोस्त बदल सकते हो, अपना हमसाया बदल नहीं सकते। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा बातचीत करनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस वक्त हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, क्या उन्होंने कभी ये कहा कि पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी चाहिए? हाँ, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। वो कहते हैं कि वो पहले टेररिज्म बंद करे, वो शर्त रख रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि बात मत करो। हाँ, जब ये बात महबूबा मुफ्ती साहिबा या पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई लीडर कहता है तो आप लोग कहते हैं वो एंटी नेशनल है। तो देखिए, ये एक परसेप्शन है, जो परसेप्शन बीजेपी ने, संघ ने क्रिएट किया हुआ है कि हाँ, ये जो पाकिस्तान की बात करने वाले लोग हैं ये। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए, पाकिस्तान के साथ बात करना हमारा कोई आज का हमारा कोई एजेंडा नहीं है। पीडीपी जब बनी थी तो इसकी फाउंडेशन जिन चीजों पर रखी गई थी उनमें से एक चीज ये भी थी। अब बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, देखिए पीडीपी और बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी और जम्मू कश्मीर में सरकार बनने से पहले जब चुनाव हुए 3-4 महीने का समय लिया दोनों पार्टीज ने आपस में जो एजेंडा ऑफ अलायंस को तैयार करने के। एजेंडा ऑफ अलायंस आप खोल कर देख लीजिए। एजेंडा ऑफ अलायंस में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाएगी।
एजेंडा ऑफ अलायंस में लिखा हुआ था कि यहाँ जो रास्ते हैं, जो ट्रेड है वो खोला जाएगा। एजेंडा ऑफ अलायंस में ये भी लिखा था कि 370 को उसके सेफगार्ड के लिए चूक कहाँ हुई? तो उसके सिग्नेटरी बीजेपी वाले भी हैं। आज भी 370 रहा, न 35 ए रहा। फिर बीजेपी ने हासिल क्या किया? देखिए, जब सरकार नहीं रही, देखिए ये बात समझने वाली है, बीजेपी के डिजाइन शुरू से यही थे। बीजेपी ने आज 370 हटाने का आज उनका मंसूबा नहीं था। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी उनका मैनिफेस्टो यही था। लेकिन जब उनके पास यहाँ जम्मू से मैक्सिमम सीटें आई, जब पीडीपी ने उनके साथ सरकार बनाई, आप ये बात क्यों नहीं तस्लीम करते हैं कि पीडीपी ने उनके नाक में नकेल कस के रख दी थी? बीजेपी जितनी देर सरकार में रही, आप बताइए वो क्या कर सके? बीजेपी सरकार में रही, उन्हें हमारी डिक्टेशन पर चलना पड़ा। बीजेपी सरकार में रही, रसाना मामला आपके सामने है, रसाना मामले में उनके 2 मिनिस्टरों को कलमदान छोड़ने पड़े। बीजेपी हमारे साथ रही, हमने रिलैक्सेशन दी कश्मीर में। बीजेपी हमारे साथ रही, हमने आर्टिकल 370 को प्रोटेक्ट किया। उनको लगा कि पीडीपी के साथ रह करके शायद जो हमारा एजेंडा है वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो चले गए सरकार से बाहर। हमने तो उनके नाक में नकेल कस के रखी हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि जो पीडीपी ने बीजेपी के साथ रहकर सरकार में किया था, तो उसी वजह से महबूबा मुफ्ती जेल में रहे? नहीं, महबूबा मुफ्ती जेल में इसलिए रही क्योंकि जब 370 की एब्रोगेशन हुई तो महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ साथ बहुत सारे लोग जेलों में बंद कर दिए गए, कुछ को घरों में नजरबंद किया गया। जिन लोगों के साथ उनको लगता था कि शायद एक बड़ी एजिटेशन शुरू होने वाली है, जो 370 के खिलाफ सड़कों पर आएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, उनको मरकजी सरकार ने नजरबंद कर रखा। लेकिन सबसे ज्यादा हमारी जो सदर मोहतरमा है उनको इसलिए रखा गया कि उनको लगा था कि पीडीपी उनके लिए खतरा। जो आप कह रहे हैं कि पीडीपी खत्म हो गई, ऐसी बात मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर ऐसी बात, सभी लोग गए हैं ना, मतलब अल्ताफ बुखारी साहब चले गए, चौधरी जुल्फ़िकार साहब जो कि राइट हैंड मैन महबूबा मुफ्ती के कहलाए जाते थे, वो भी चले गए। आपके काफी लोग चले गए। अब मैं सबके नाम नहीं, अगर रह गए पीछे तो वो आप जैसे लोग और सरताज मदनी साहब जो अंकल है उनके वो रह गए पीछे। चले जाने से पार्टी खत्म नहीं होती। आज शेख नासिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, तो क्या मैं कल को पार्टी छोड़ दूंगा पार्टी खत्म हो जाएगी? पीडीपी एक सोच है, पीडीपी एक तहरीक है। इंसान लीडर आएंगे जाएंगे, पीडीपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती साहिबा आज ही खड़ी है। और आप सबसे बड़ी बात आप ये मान लीजिए कि पीडीपी में भले ही बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन उनके चले जाने के बाद ही पीडीपी की आइडियोलॉजी में, पीडीपी के मैनिफेस्टो में, पीडीपी का जो फर्म स्टैंड है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। पीडीपी के लिए अब रास्ता क्या है आगे? क्योंकि 370 तो वापस नहीं मिलेगा, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है, मतलब कैसे मिलेगा वापस? जैसे हमसे छीना का वापस ले लेंगे, जैसे हमने पहले लिया। देखिए, 370 वापस ना मिलना ये भारतीय जनता पार्टी की बोली। वो कहते हैं कि अभी वापस नहीं मिलेगा, वो कहते हैं कि दफन हो गया। लेकिन जिस तरह से देश में हालात है, अपोजिशन भी तो है ही नहीं कोई इस तरह के, ऐसा लगे कि बीजेपी सरकार से चली जाए। हमारे मुल्क में कई 100 साल तक मुगलों ने राज किया। आज मुगल आपको कहीं नजर आ रहे हैं? हमारे मुल्क में कांग्रेस ने इतनी देर तक राज किया, आज आपको कांग्रेस वाला ढूंढने में वक्त लग रहा है। बीजेपी, आपको क्या लगता है बीजेपी हमेशा मरकज में रहेगी? बीजेपी का भी डाउनफॉल शुरू हो गया। आप बंगाल देख लीजिए, बाकी जगहों को देख लीजिए, बीजेपी का भी अब सूरज डूब रहा है। और बीजेपी का जो एजेंडा था, जो मैनिफेस्टो था, उन्होंने भले ही 370 को खत्म कर दिया, लेकिन मैं आपको आज यकीन के साथ कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो शिनाख्त, जो स्पेशल स्टेटस उनसे छीना गया, वो जल्द ही जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा। उसके लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा हक है। मैं ओपनली हर एक को यही कहता हूं, जो जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग रहने वाले हैं। देखिए, बदकिस्मती की बात यह है, हमारे मुल्क की जो 130 करोड़ आबादी है, 130 करोड़ लोग आज कश्मीर एक्सपर्ट बने बैठे हैं, जिन्हें कश्मीर के बारे में ABCD पता नहीं। वो लोग बात करते हैं 370 की। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान मतलब जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को जाकर के 370 बताइए क्या था, हमें कैसे मिला था, इसका तारीखी पस मंजर क्या है, हमें कैसे मिला था और जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे क्या फायदा था। वो खुद लोग आकर कहेंगे यार ये डिजर्व करते हैं, इन्हें ये स्पेशल स्टेटस वापस मिलना चाहिए। जिस दिन हिंदुस्तान के लोगों को या दिल्ली में बैठे हुए जो हुक्मरान है उनको ये समझ आएगी कि 370 जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के माबेन एक बेहतरीन पुल था, जिस दिन उनको ये बात समझ आएगी 370 वापस मिलेगा। आप देखिए 370 खत्म होने के बाद खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दिलों की दूरी को कम करना है, दिल्ली से दूरी को कम करना है। आज तक मरकजी सरकार, चाहे कोई भी सरकार है, उनको नहीं लगा था कि दिल्ली से हम लोग दूर हैं। आप दिल्ली के लिए मीटिंग के लिए गए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैडम भी चली गई, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब सब चले गए, अंदर 1 साल रखा, फिर भी आप चले गए। तो क्यों चले गए? और आप डिलिमिटेशन का बाइकाट क्यों कर रहे हैं? एक तरफ से आप दिल्ली के नजदीक जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ से हम दिल्ली के, देखिए ऑल पार्टी मीट और डिलिमिटेशन 2 अलग अलग कड़ियां। मैं पहले आपको बताता हूँ कि ऑल पार्टी मीट में हम लोग क्यों गए।
मैंने पहले कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा से बातचीत की वकालत करती आई है। हमने हमेशा से डायलॉग्स के फेवर में बात की है। पीडीपी का जो बुनियादी नारा था, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का नारा था कि न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से, जब प्रधानमंत्री की तरफ से एक प्रस्ताव आता है, एक इन्विटेशन आता है कि आइए बात करिए, टेबल पे आके बात करिए, हम लोग चले गए बातचीत के लिए, इस उम्मीद से, इस सोच से गए कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है। शायद जम्मू कश्मीर के हवाले से शायद अब उनको ये एहसास हुआ होगा कि जो 5 अगस्त 2019 को किया वो शायद नाइंसाफी थी, गलत था। वहां जाके जो हुआ वो आपके सामने, उसके बाद भी हमारी लीडरशिप का जो भी कहना था वो आपके सामने। अब रही बात डिलिमिटेशन की, देखिए 5 अगस्त 2019 को जो कुछ जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, पीडीपी ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया। पीडीपी आज भी कहती है, कल भी कहेगी, जब तक स्पेशल स्टेटस वापस नहीं मिलेगा हम 5 अगस्त के फैसले को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और डिलिमिटेशन जो है वो उसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की एक अगली कड़ी है, यानी उसी का एक और प्रोसेस, उसी प्रोसेस की एक और कड़ी है। जब हम 5 अगस्त के फैसले को नहीं मानते हैं तो हम डिलिमिटेशन का हिस्सा बन के हमें नहीं लगता कि कुछ उससे बात बनने। आपको लगता नहीं है कि अगर सीटें बढ़ती है तो अच्छा है? देखिए डिलिमिटेशन जो करने का जो, देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर में 2011 में सेंसस हुई है, हमेशा डिलिमिटेशन सेंसस के बाद होती है। अब 2021 में अगर मरकजी सरकार को डिलिमिटेशन करानी थी तो पहले सेंसस करा लेना चाहिए था 2021 का, उसके बाद एक आंकड़े, जो नए आंकड़े उनके सामने आते उसके हिसाब से डिलिमिटेशन करते। हमें ऐसा लगता है कि जो इस वक्त का जो डिलिमिटेशन हो रहा है, सीटें बढ़ने के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन जो डिलिमिटेशन इस वक्त जो प्रपोज जो डिलिमिटेशन आज की डेट की है वो कहीं ना कहीं प्री प्लान्ड है। ये लग रहा है कि शायद जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है वो उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करना चाहती है, तो हम उस एजेंडे का, लेकिन ये तो पब्लिक डोमेन में भी आएगा ना। पब्लिक डोमेन में आएगा। देखिए पब्लिक डोमेन में हर चीज आती है। डीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव से पहले क्या किसी को पता था कि इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी जो है डीडीसी की कॉन्स्टिट्यूंसी इस तरह से बनेगी? वो सब कुछ एक्सरसाइज तैयार थी, पब्लिक डोमेन में ला करके कहा 7 डेज के अंदर आप ऑब्जेक्शन फाइल करें। फिर उसके बाद क्या हुआ? कोई तब्दीलियां नहीं हुई। लिहाजा ये सब प्री प्लान है। ऐसा लगता है ये सिर्फ फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। डिलिमिटेशन है, लोगों को बुलाना, पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाना, सिर्फ उसके मुताबिक है कि आप जाइए, आप हाजिरी अपनी लगाइए, हाँ जी हम हाजिर हैं। लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हो 370 को जो है वो पार्लियामेंट से जो है वो हटाया गया, तो डिलिमिटेशन भी वहीं से आया, तो चाहे आप जाओ या नहीं जाओ ये तो इम्प्लीमेंट होगा। इससे बेहतर नहीं था कि आप जाकर अपनी बात सुनाते वहां पर? उससे क्या होता? बात सुनाने से क्या होता? क्या आपको लगता है जिस सरकार ने लीडरशिप को नजरबंद रख करके 370 को अबोलिट किया, आपको लगता है उस सरकार के पास जाकर के आप डिलिमिटेशन का अगर उनका कोई एजेंडा होगा, कोई मंसूबा होगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला था? देखिए मैंने कहा हम उस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते जिस प्रोसेस की कोई भी कड़ी 5 अगस्त एक तरफ से वो उमर अब्दुल्ला ने भी, फारूक अब्दुल्ला ने भी जो है वो 370 पर बात करने से इनकार कर दिया। जब मीडिया में उनको पूछा गया तो ये कि उनका यही नजरिया है कि हमने कोर्ट में केस किया, ये सब जुडिस इशू है। तो क्या वाकई आपको लगता नहीं है कि कोर्ट पर ही भरोसा रखना चाहिए? उमर साहब और फारूक साहब के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बता सकते हैं। कोर्ट पर हमें पूरा एतमाद है, कोर्ट पर पूरा एतमाद है, लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि 35A का जो मामला था वो भी कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट में अभी मामला पेंडिंग था। उस दौरान ही पार्लियामेंट ने जो है एक जबरन, अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको एब्रोगेट किया। कोर्ट की लड़ाई अपनी जगह है, तो क्या कोर्ट की लड़ाई को हम कोर्ट तक महदूद रखकर, लेकिन जो लोगों के साथ ज्यादतियां हुई है क्या उसको हम पॉलिटिकली फाइट नहीं कर सकते? उसमें तो कोई बंदिश नहीं है, हम पॉलिटिकली फाइट कर सकते हैं। एक लीगल बैटल अलग है, पॉलिटिकल बैटल अलग है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल बैटल है उसको हम लड़ेंगे, लीगल बैटल लड़ने वाले लोग वो भी लड़ेंगे। जब महबूबा मुफ्ती जम्मू में लैंड करती है तो प्रोटेस्ट होता है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले ये प्रोटेस्ट जो हुर्रियत के लोग होते थे उनके खिलाफ होते थे जब वो यहाँ आते थे, चाहे वो गिलानी, सईद अली शाह गिलानी आते थे या यासिन मलिक जैसे लोग आते थे, तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होता था। तो ये अब नई चीज़ दिख रही है। पहले आपके कुलीग फिरदौस टाक के खिलाफ हुआ था, अब मैडम महबूबा मुफ्ती के खिलाफ हो रहा है। तो क्या आप एक चेंज नहीं देख रहे हैं कुछ? आपने शुरुआत में मुझे कहा कि पीडीपी खत्म हो चुकी है, पीडीपी दिखती नहीं है। तो ये जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट हमेशा उसके खिलाफ होते हैं जो लगता है कि आपके लिए जो थ्रेट आपको नजर आती है, उस थ्रेट के खिलाफ लोग, वही मैंने बोला ना, एंटी नेशनल थ्रेट देखा जा रहा है। पॉलिटिकल थ्रेट है। देखिए इस वक्त आप जम्मू कश्मीर के किसी नौजवान से, बच्चे से, बुजुर्ग से अगर पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत और आबरू के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो का तशख्खुस जो है, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो स्पेशल स्टेटस है, उसके लिए इस वक्त अगर कोई आवाज उठा रही है तो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा है। तो जाहिर सी बात है जिन लोगों को वो चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही वो तो प्रोटेस्ट करेंगे। मुट्ठी भर लोगों के प्रोटेस्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महबूबा मुफ्ती साहिबा के हौसले इतने बुलंद हैं, वो इतनी
इतना जज्बा और इतना हिम्मत उनको अल्लाह ताला ने बख्शी है। ये चंद मुट्ठी भर लोग प्रोटेस्ट मर्जी करें, जो मर्जी करें, पूरी दिल्ली सरकार उनके खिलाफ रहे, लेकिन उनका जो आज़म है, उनका जो मिशन है या उनका जो गोल है, उनकी नजर हमेशा उस पर है और इंशाल्लाह उस नाज़म और उस गोल तक वो पहुंचे। क्या पीडीपी इलेक्शन लड़ेगी अगर स्टेट वापस नहीं दी जाती है तो डिलिमिटेशन भी इम्प्लीमेंट होता है? पहले तो खबरें ये मिल रही है कि शायद डिलिमिटेशन को जो है एक्सटेंशन मिले। देखिए, अब डिलिमिटेशन का एक्सटेंशन मिले नहीं मिले ये तो मेरी इल्मियत में नहीं है, लेकिन जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, पीडीपी एक, मैंने पहले कहा कि हम लोग चुनाव लड़ते आए हैं और पीडीपी बनी चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा आज की डेट में कहना कि क्या आने वाले इलेक्शन में हम हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, वो कबल अज़ वक्त कहने वाली बात होगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक टीवी इंटरव्यू में भी बात साफ की थी कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और ऐसा अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है कि चुनाव लड़ा जाएगा नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन ज़ाहिर तौर पर यही लगता है कि चुनाव तो लड़ेगी। पीडीपी चुनाव लड़ने के लिए तो बनी है, क्योंकि चुनाव हम नहीं लड़ेंगे लोगों की नुमाइंदगी कैसे करेंगे? तो क्या गुपकार इलेक्शन लड़ेगा कि पीडीपी? नहीं, ये तो देखिए, मैं गुपकार की तरफ से तो कुछ कहने के लिए तो देखो, आपने पहले डिसीजन लिया था वो देखिए, बाद में आपने खुद इलेक्शन लड़ा गुपकार जो है, गुपकार एक बड़े गोल के लिए बना है। गुपकार अलायंस इलेक्शंस के लिए या पानी बिजली की समस्या के लिए नहीं बना। गुपकार अलायंस आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन के लिए बना। गुपकार का गोल बहुत बड़ा है। इलेक्शन में उसको आप कन्फाइन करके मत रखिए, ये कोई इलेक्शन का अलायंस नहीं है। लेकिन क्या आने वाला असेंबली इलेक्शन गुपकार अलायंस में लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, इसका फैसला गुपकार में जो इस वक्त जिम्मेवार लोग बैठे हैं, डॉक्टर साहब, महबूबा मुफ्ती साहब, वो लोग करें। अगर जम्मू कश्मीर की सियासत की बात कश्मीर से बाहर निकल कर की जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पीर पंजाल और चिनाब वैली है, जहां पर आप जो है वो इंचार्ज हैं एज ए स्टेट सेक्रेटरी। तो डिवीजन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो चिनाब वैली पे और पीर पंजाल पे बेस्ड है, जहाँ पर तकरीबन 15 के करीब सीटें आती हैं। 7 से 8 के करीब जो है पीर पंजाल में है और 7 सीटें जो है चिनाब वैली के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अगर रियासी की 2 मिलाई जाए तो 9 होती है। तो ये तकरीबन 16-17 के करीब सीटें जो है वो है, क्योंकि बाकी जो है वो कंप्लीट जो है वो हिंदी हार्टलैंड है। तो अगर यहाँ पर जो जिस तरह से कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आमने सामने है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि डिवीजन ऑफ पॉलिटिक्स में जो है वो बीजेपी कहीं ना कहीं मात ले जाए? देखिए, चिनाब रीजन की मैं बात करूंगा। चिनाब रीजन में तो हमेशा से ये डिवीजन पॉलिटिक्स तो रही है, लेकिन चिनाब रीजन की जो सबसे बड़ी सितमजरीफी मैं आपको बताऊंगा। चिनाब रीजन में एक तो जो कम्युनलिज्म या आप ये कहिए कि जो फिरका परस्त कुछ ताकतें हैं जो हमेशा लोगों को तकसीम करके वोट हासिल करती है, लेकिन उससे बड़ी बदकिस्मती चिनाब रीजन की ये है कि चिनाब रीजन में जो सियासत है, वहाँ की सियासत सरमायादारों ने अपनी रखेल बना करके रखी हुई है। मैं किसी सरमायादार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ठेकेदार तबके के खिलाफ नहीं हूँ। ठेकेदार लोगों की वजह से आज के बिल्डिंग हैं, सड़कें हैं, पुल हैं, टनल हैं, डैम हैं। लेकिन चिनाब रीजन में, पीर पंजाल पर मैं बाद में आऊंगा, चिनाब रीजन में जो ठेकेदार तबका है, जो कुछ या सरमायादार लोग हैं, सियासत उन्होंने अपनी रखेल बना करके आपका किसकी तरफ इशारा? नहीं, मैं पूरे मैं आता हूँ, आपको गुलाम मोहम्मद सुरूरी की तरफ इशारा है? मैं पूरे चिनाब रीजन की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं। अब आपने किसी का नाम लिया तो आप बाकी लोगों को भी देख लीजिए, जो भी नुमाइंदगी वहां से करते हैं, हर एक आपको सरमायादार या ठेकेदार मिलेगा। एक परसेप्शन लोगों में ये बना है कि पॉलिटिक्स में, चिनाब रीजन में लोगों में ये परसेप्शन है, पॉलिटिक्स में वही लोग आएंगे जिनके पास सरमाया होगा। ये परसेप्शन लोगों में बना है। लेकिन लोग साथ थे ना उनके। नहीं, मैं कह रहा परसेप्शन बना है ना। जब परसेप्शन किसी चीज का बनता है तो लोग उसके साथ चलते हैं। यानी सरमाया आपके पास है, भले आपके पास विजन नहीं हो, भले आपके पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है, भले आपके पास कोई वैसी सोच लेकर के आप नहीं हो, लेकिन अगर आपका सरमाया है तो आप पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल है। ये एक परसेप्शन बन चुका है, इसलिए लोग इसी परसेप्शन के साथ चलते हैं। और उससे बड़ी सितमजरीफी की बात यह है कि चिनाब रीजन में किश्तवाड़ हो, डोडा हो, यहाँ SRF 43 के आपको लीडर्स मिले। देखिए, डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन देखिए उसी पर बात मैं हूँ, मैं उसी पर वो भी तो देखिए, सरवर्दी साहब गुजर गए, उनके फर्जंद उनकी जगह आ गए। बशीर साहब गुजर गए, उनके फर्जंद। SRF 43 के जो लीडर में रिश्तेदार भी आए, आप मेरी बात सुनिए, उसी बात पर आऊंगा। एक तो सरमायादारों ने यहाँ सियासत को अपनी रखेल बनाया, दूसरा यहाँ SRF 43 के लीडर्स जो हैं वो लोगों पर थोपे गए। महबूबा जी की आप बात जहां तक करते हैं, उनका भाई भी तो मैं आपको बताता हूं, महबूबा जी चला गया, आज कहाँ है आप? महबूबा जी की जो आप बात कर रहे हैं, महबूबा जी जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हयात थे, वो चीफ मिनिस्टर थे या वो MLA थे, महबूबा मुफ्ती MP बनी, महबूबा मुफ्ती MLA बनी, महबूबा मुफ्ती पार्टी की सदर थी। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? SRF 43 उसको कहेंगे जब बाप उठ के जाता है उसकी कुर्सी पर
वहां से सियासत आगे शुरू। लेकिन सजाद किशलू ने भी तो पहले से ही, लेकिन देखिए नहीं, वो अपने वालिद के फोत होने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा है, अपने वालिद की जगह उन्होंने चुनाव लड़ा। महबूबा मुफ्ती साहिबा MP रही हैं, और वैसे भी आप महबूबा मुफ्ती साहिबा को हमारे चुनाव वैली के जिन छोटे लीडर्स के साथ कंपेयर मत करिए। महबूबा मुफ्ती साहब देखिए, महबूबा मुफ्ती साहब, तसद्दुक मुफ्ती साहब ने कोई चुनाव थोड़ी लड़ा, उन्होंने डायनेस्टी को थोड़ी लिया। नहीं, फ्लाइंग होकर आए ना, और मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर भी बन गए और आज गायब है। वो आए थे, आज कहाँ है वो, उनका कुछ पता? वो अपने कामकाज में फिर से मसरूफ हैं। देखिए उनको जो है, जब वो जब PDP की सरकार थी, टूरिज्म का कलमदान उनको दिया गया था, क्योंकि टूरिज्म में उस वक्त ऐसे विजनरी आदमी की जरूरत थी, क्योंकि आप तो शायद जानते होंगे उनका जो नेचर लवर है, वो बाकी चीजें हैं, और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सोच उनमें है। लेकिन जो मैं आप जो मुझसे सवाल कर रहे थे कि महबूबा मुफ्ती साहिबा को लेकर के, महबूबा जी को आप SRF-43 की लीडर नहीं कहेंगे। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के होते, उनकी मौजूदगी में पार्टी की सदर थी, वो MP थी, वो MLA थी। लेकिन खिते चुनाव की मैं जो बात करूंगा, यहाँ पर जो परसेप्शन लोगों में बना है, उस परसेप्शन को खत्म होने में शायद अभी वक्त लगेगा। नहीं, लेकिन अगर नेशनल लेवल पर बात होती है तो दो खानदानों की बात होती है। डिलिमिटेशन को भी लेकर बात हुई कि आज तक जो भी हुई वो दो खानदानों को बेनिफिट देने की बात हुई। उनमें तो महबूबा जी का खानदान भी आता है ना। देखिए, उन्हीं दो खानदानों को प्रधानमंत्री जी बुला करके अपने टेबल पर कहते हैं ये बात करी, तो वो भी तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स। डायनेस्टी पॉलिटिक्स इज समथिंग एल्स। जो SRF-43 के लीडर्स हैं, वो ये है कि आप बाप की जगह पर जाकर, चलो अब डायनेस्टी पॉलिटिक्स अब हम पीर पंजाल की तरफ आते हैं, फिर बाद में हम कश्मीर की तरफ भी रुख करेंगे। तो पीर पंजाल की भी सियासत वही है, आपको वहाँ खाली हो चुका है वो, क्योंकि जो देखिए मैं आपको बताऊं, आपने जो शुरुआत में कहा कि महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू में पिछले 2-3 दिन से भी, कल पीर पंजाल के डेपुटेशन उनके साथ मिले। आप यकीन नहीं करेंगे कि कल सुबह से डेपुटेशन का सिलसिला शुरू हुआ था, सिर्फ पार्टी के कारकुनान थे, और शाम देर गए तक खत्म होने का नाम नहीं लेते। पीर पंजाल से हर कॉन्स्टिट्यूंसी से डिफरेंट डेपुटेशन थे। ये कहना कि पीर पंजाल में PDP को नुकसान हुआ है, कोई नुकसान पीर पंजाल में PDP को नहीं। आने वाले इलेक्शंस में आपको पता चलेगा। सुरेंद्र चौधरी जैसे लीडर छोड़, देखिए मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, लीडर्स चले जाते हैं, लीडर्स के जाने से, लीडर्स के आने से। लेकिन मास लीडर जब छोड़ जाए, हर कोई मास लीडर कौन है? देखिए, मास इस वक्त PDP के साथ है, PDP की सोच के साथ है। लीडर्स चले जाते हैं, लीडर्स आते हैं, उनसे सोच में, तहरीक में, जमात में कोई फर्क नहीं पड़ता। जमात करामात होती है, जमात आज भी वहीं पर खड़ी है, और जमात की लीडर आज भी वहीं पर खड़ी हुई है। कुछ जनरल परसेप्शन ये भी है कि जो लोग भाग गए हैं शायद PDP में वापस आ जाए आगे चलकर, तो क्या उनके लिए जगह है वहाँ पर? देखिए, इसका फैसला तो महबूबा मुफ्ती साहिबा करेंगी कि अगर वापस आते हैं, जिस तरह से बंगाल में देखा जा रहा है ना, घर वापसियां हो, ये मेरे इख्तियार से बाहर की बात है। ये महबूबा मुफ्ती साहिबा उसका फैसला करेंगी कि अगर वो लोग वापस आना चाहते हैं, क्या उनको वापस लेती हैं, वो नहीं लेती हैं, ये तो सदर का फैसला होगा। ये जिस पे तो लास्ट पे इस इंटरव्यू को कंक्लूड करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जो इस वक्त सियासी हालात बने हैं उसको लेकर आपके अपने पर्सनल व्यूज़ क्या है, और लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त स्टेट जो है वो असमंजस में है। सब कयासारियाँ लगाई जा रही हैं, शायद कल इलेक्शन होंगे, स्टेट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या पहले स्टेट मिलेगी फिर इलेक्शन होंगे, क्या पहले इलेक्शन होंगे, फिर अगर BJP मेजॉरिटी में नहीं आई तो कोई अपोजिशन आई, शायद ये कंटिन्यूटी रहे। तो क्या कहेंगे आप लोगों को कि जो इस वक्त ख्यालात आ रहे हैं, तो आपका क्या विजन है? देखिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, वो उनसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। जम्मू कश्मीर के हर शहरी को पता है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हालात कैसे हैं। जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, क्योंकि एक प्रिंसली स्टेट थी, उसके बाद इसका हिंदुस्तान के साथ किस तरह से इलाहाक हुआ, हिंदुस्तान का एक हिस्सा बनी, और जम्मू कश्मीर के हालात से हर कोई वाकिफ है। और पिछले 2-3 सालों से जम्मू कश्मीर में जो सियासी तब्दीलियां आई हैं, या जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन होने के बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया, यहाँ पर जो सियासत जो इस वक्त हो रही है, वो हर एक उससे बखूबी वाकिफ है। मैं तो इतना ही समझता हूँ कि इस वक्त लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि इस बहरान से जम्मू कश्मीर को कौन निकाल सकता है। इस बहरान में कौन ऐसा लीडर, कौन ऐसी जमात है जो वाकई में लोगों की तर्जुमानी कर रही है, जिसको कुर्सी की लालच नहीं है, जो लोगों के हित के लिए, लोगों की इज्जत के लिए, लोगों की फलाह के लिए काम कर रही है। तो ये वक्त है लोगों को इकट्ठा होने का, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने का, और एक फैसला करने का कि जम्मू कश्मीर को अगर इस बहरान से कोई निकाल सकता है तो वो जमात कौन सी जमात है। और जम्मू कश्मीर में जो इस तरह के आइंदा हालात पैदा नहीं हो, उसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को एक फैसला लेने की बहुत ही जरूरत है। अब देखना यह है कि क्या डिलिमिटेशन होने के बाद चुनाव होते हैं, या डिलिमिटेशन से पहले चुनाव होते हैं, क्या स्टेट होने के मिलने के बाद चुनाव होते हैं, या स्टेट वो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तो बाहर तो यही लग रहा है कि शायद
मरकज ने खुद कहा मैं स्टेटहुड वापस करूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ उस वक्त जम्मू कश्मीर रियासत को 2 हिस्सों में तब्दील करके यूटी बनाने का जो मरकज का जो इरादा था वो सिर्फ इसलिए था कि एक बार्गेनिंग के लिए ऑप्शन रखा जाए, ताकि कल को अगर जम्मू कश्मीर से आवाजें उठनी शुरू होंगी कि हमें 370 वापस दीजिए, उस वक्त एक बार्गेनिंग हो, गिव एंड टेक के लिए हम उनको कहें चलिए ठीक है आपको स्टेटहुड दे देते हैं। उस पर लोगों को जो ये लोगों को समझने की जरूरत, स्टेटहुड इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई गोल नहीं, यानी कि जो महबूबा मुफ्ती जी का स्टेटमेंट है कि हमें स्टेटहुड चाहिए, उसी हालात में चाहिए जिसमें था। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इस वक्त खाली स्टेटहुड लोगों का गोल नहीं होना चाहिए। हमारा गोल ये होना चाहिए कि आर्टिकल 370 रेस्टोर हो, जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल पोजीशन थी वो बहाल हो, और वो कौन बहाल करवा सकता है, उसको बहाल करने के लिए इस वक्त कौन सी पार्टी, कौन सी लीडरशिप आगे है या सफर भी कर रही है, लोगों को उसका साथ देना चाहिए। और आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जो फिरका परस्त ताकतें अब वो लोगों के सामने बेनकाब हो चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में फिर एक अच्छी फिजा देखने को मिलेगी। शेख नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं चाहे जो भी कुछ हो, ये लड़ाई कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर ही लड़ी जाए, और यहाँ पर जो है वो अमन बरकरार रहे, और अमन में जो है यहाँ पर किसी तरह का खलल ना आए, और जो भी अमन में खलल डालने की कोशिश करे, हम उम्मीद करेंगे पीडीपी भी उनको कंडेम करेगी, और जो सरकार मौजूदा है वो भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, और जो यहाँ पर हालात को जो है वो खराब करने की कोशिश करेंगे। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे वीडियोस अपडेट जो है वो आप तक पहुँच सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नासिर साहब।